हाँ बेटे, तुमने जो पहला क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेंस में है तुम्हारा 2 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है n+1th लेवल से nth लेवल पे, और तुम्हें क्वेश्चन में बता रखा है n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो तुम्हारा जो इसमें फोटोन एमिट होगा, जो भी एनर्जी एमिट होगी, रेडिएशन एमिट होंगे, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है राधिका? सी बाय लैम्डा। और सी बाय लैम्डा में 1/λ निकालने के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है? याद है वो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला? 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। खैर, फ्रीक्वेंसी की हमें n पे डिपेंडेंसी बतानी है, ठीक है ना। नंबर जो ये n+1 से n में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन n पे कैसे डिपेंड करेगी, वो प्रोपोर्शनलिटी हम लोगों को बतानी है। ऑप्शन दे रखा है n की पावर -1, n की पावर -3, n की पावर -2, n की पावर -4। तो देख लो, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कहानी बनती है। तो c रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर क्या बनेगा? तो n² प्लस 2n+1 माइनस n² अपॉन n² n+1 का स्क्वायर। n² से n² वाला टर्म कैंसिल हो गया। n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। n इज, क्वेश्चन में दे रखा है n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो 2n तो 1 से और भी बड़ा हो जाएगा। 2n+1 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं मैं? 2n। और ऐसे डिनोमिनेटर में भी n+1 को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ? n। ठीक है ना। तो n² इंटू n², n की पावर 4। तो ध्यान दे, n अपॉन n की पावर 4, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? प्रोपोर्शनल टू 1/n³। फ्रीक्वेंसी आ गई तेरी प्रोपोर्शनल टू 1/n³। बी आंसर। कैसे, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और 1/λ के लिए हमें रिलेशन पता ही होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ था, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला रिलेशन यूज कर लिया। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछा है 9 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है? He+ आयन है। He+ हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया ना। हीलियम के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 रह गया, तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। दिमाग लगा सकते हैं। इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। He+ आयन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तुमसे कह रहे हैं इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज। तो चलो पहले तो ये तुम्हारे सामने में अलग अलग स्टेट्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ हीलियम की। एनर्जी इन एनी स्टेट क्या होगा तुम्हारा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। याद है फॉर्मूला सबको? ठीक है ना। हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो -13.6 इंटू 4/n²। ठीक है ना। तो चलो मैं वैसे ही तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रियलाइज करा रहा हूँ जो भी तुमने हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी लेवल्स याद किए हुए हैं अलग अलग स्टेट के, तुम्हारे हीलियम के लिए सिंपली 4 टाइम्स होने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो मैं पहले हाइड्रोजन से रिलेट कर देता हूँ तुम्हारे सामने कहानी। हाइड्रोजन के अंदर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है बताते जाओ जरा मुझे। -13.6। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है? ग्राउंड स्टेट में -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है? n=2 में कितनी होती है? -3.4। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और तुम्हें हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है, मतलब एन इलेक्ट्रॉन को n=2 से n=∞ वाली स्टेट पे भेजना है, दैट इज उसकी एनर्जी -3.4 से 0 करानी है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज कराने के लिए? अगर हाइड्रोजन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो उसको आयनाइज कराने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3.4 तो देनी पड़ेगी राधिका, 13.6 क्यों देगी? तेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ना, उसकी एनर्जी -3.4 है। हाँ, हीलियम के ऊपर आते हैं, अभी हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा हूँ ना, हाइड्रोजन के लिए जवाब दो ना पहले। ठीक है ना। तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन को तुम्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से n=∞, दैट इज हाइड्रोजन एटम के बाहर फेंकना है, हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3.4।
और अब सेम कहानी हम हीलियम के लिए दिमाग लगाएं तो हीलियम की हर स्टेट पे जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन के 4 टाइम्स होगी, तो ऑब्वियसली स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी 4 टाइम्स होगा। तो हाइड्रोजन के रिजल्ट को हीलियम से रिलेट करें तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3.4 इंटू 4, हाँ 13.6 आंसर। 3.4 इंटू 4 13.6 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है ना, बी आ जाएगा। आया समझ में, आया सबको, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैसे करी समझ में आ रहा है। मैंने हाइड्रोजन के रिजल्ट तो हम लोगों ने याद कर ही रखे हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आयनाइज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 3.4, तो हीलियम के लिए कितनी चाहिए होगी, उसकी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दी। चलो कोई नहीं, यहाँ पे तुम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 12 जैन 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसके अंदर तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है, मास m का, मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी फील्ड बता रखी है तुम्हें, u पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बता रखा है उस फील्ड में, हाफ के आर स्क्वायर। इफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब बोर मॉडल को एप्लीकेबल मानना है हमने डिस्कशन में। रेडियाई ऑफ द पॉसिबल ऑर्बिटल्स, जो भी तुम्हारे रोटेटिंग बॉडी का जो भी रेडियस हो सकता है, उस रेडियस के ऊपर हमें बताना है क्वांटम स्टेट n पे कैसे डिपेंडेंसी आएगी, और एनर्जी लेवल्स, जो भी उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे, उसकी n पे क्या डिपेंडेंसीज आएगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल्स वेरी विद क्वांटम नंबर n एस। तो क्वांटम नंबर n की हमें पावर बतानी है रेडियस के एक्सप्रेशन में और एनर्जी के एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले तो इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। कभी भी किसी पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जिस भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स हमें मिल जाती है। तो हाफ के तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, साथ में माइनस हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो आ रही है, ठीक है ना, जो बॉडी को रोटेट कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होगी, वो कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के आर, ठीक है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहली इक्वेशन। और बोर के हमारा मॉडल एप्लीकेबल है, तो बोर मॉडल यूज करें तो एंगुलर मोमेंटम mvr विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अभी रिवॉल्विंग पार्टिकल का रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए स्पीड को एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में k इंटू आर स्क्वेयर, फर्स्ट इक्वेशन से k इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वेयर, और v की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रही है हमारे पास, NH अपॉन 2 पाई mr, ठीक है ना। और साथ में हमारे पास m v स्क्वेयर, v का स्क्वेयर कर दिया अपॉन में r। तो चलो आर स्क्वेयर इंटू आर, आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर, आर की पावर 5, फॉलो किया। आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आर, आर क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होके आर की पावर 5 इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। आर की पावर 5 इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/5। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाली के आर, किसके बराबर रख दी मैंने, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया, के आर स्क्वायर। अच्छा ये आर तो मैं पहले ही इधर ले चुका था, मैंने वापस से आर लिख दिया, 2 बार आर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे आर था, इसको मैं पहले लेफ्ट में लेके के आर स्क्वायर कर चुका था ना। राइट हैंड साइड पे क्या रह गया था, सिर्फ तुम्हारा एम वी स्क्वायर, तो एम इंटू वी स्क्वायर, ये आर मैंने गलती से लिख दिया। खैर यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी, और आर की पावर 4 इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/4, 2/4, आर की, आर इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, रूट एन हो जाएगा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन, ऐसा कितने ऑप्शंस में है, तो 2 ऑप्शंस में है, सी और डी। काम की बात, ए और बी रूल आउट हो गए,
ठीक है ना, ए और बी ऑप्शन रूल आउट हो गया, दिमाग लगाना रह गया सी और डी में। चलो अब तुम्हारे रिवॉल्विंग पार्टिकल के रेडियस की डिपेंडेंसी आ गई ऑन अ क्वांटम स्टेट। एनर्जी पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी पे दिमाग लगाने के लिए पहले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी पे दिमाग लगाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो नोटिस करो, एम वी स्क्वायर के आर स्क्वायर के बराबर है। अभी हमने चेक किया, एम वी स्क्वायर के इंटू आर स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और आर प्रोपोर्शनल टू रूट एन है। तो के आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है, प्रोपोर्शनल टू एन। काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है, प्रोपोर्शनल टू एन। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, हाफ के आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के आर स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। R is proportional to root n, तो R square is going to be proportional to n. Total energy is proportional to n. तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n, ये कौन से ऑप्शन में है हमारे, सी और डी में से। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n, सी आंसर। किया, फॉलो किया, ठीक है। कैलकुलेशन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा था, डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाली। सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ से आ गई, बोर मॉडल से। एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच एन एच, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करके वी और आर निकाल सकते हो। आर आई गया, और एक बार वी से फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, चलो कोई नहीं, तुमने इतने ही क्वेश्चन पूछ रखे थे, इतना ही है, बाकी डिस्कस कर लिए। बाकी तुमने जो इस चैप्टर के और क्वेश्चंस पूछने हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के, वो फिर हम मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तुम लोगों ने अभी काम पूरा नहीं कर रखा, अब नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेना। जो भी तुम्हारे और डाउट्स होंगे इस चैप्टर के, वो हम मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।